जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RKGK के चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में हिंदी के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह आपके लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट के जो सभी क्वेश्चन हैं उसके अधिकांश क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिलने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा और ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको यह प्रैक्टिस सेट ऐसा लगने वाला है जैसे कि हम एग्जाम में ही बैठे हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? जो पद्मावत महाकाव्य है वह आपका कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके सामने 4 विकल्प शो होंगे, जिनमें से आपका एक उत्तर सही होगा। एक ऑप्शन आपका सही होगा जिसमें से आपको चुनना होगा। अगर आप भी उस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो आपका सही जवाब हो जाता है अवधी भाषा में लिखा गया है। जो पद्मावत महाकाव्य है वह आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। बात करते हैं पद्मावत महाकाव्य। तो पद्मावत जो महाकाव्य था वह आपका किसने लिखा था? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखा था? पद्मावत महाकाव्य आपका मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। अगर आप अभी तक आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत अलग से क्वेश्चन भी आपको कवर कराने वाले हैं। तो पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। और कौन सी भाषा में है? तो आपका अवधी भाषा में है। बात करते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस के, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन बातों का भी पता होना चाहिए। ब्रज भाषा का जो मुख्य केंद्र है वह कहाँ पर है? तो ब्रज भाषा का आपका मुख्य केंद्र हो जाता है मथुरा में। कहाँ पर? जो मथुरा के निवासी होते हैं वे आपके ब्रज भाषा बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। बात करते हैं अवधी। तो अवधी भाषा का जो मुख्य केंद्र है वह कहाँ पर है? अवधी भाषा का मुख्य केंद्र आपका लखनऊ में हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अवधी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? तो अवधी भाषा का केंद्र आपका लखनऊ में हो जाता है। ब्रज भाषा का केंद्र आपका मथुरा में हो जाता है। और जो खड़ी बोली है वह आपकी जो दिल्ली मेरठ वाला क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आपका अगला क्वेश्चन है, आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 4 विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा कि आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो बताइएगा आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो मैं मानता हूं कि आपने उत्तर को चुन ही लिया होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्योम। व्योम विकल्प ए को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। व्योम जो आपका होता है वह आपका किसका पर्यायवाची होता है? वह आपका अंतरिक्ष का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? अंतरिक्ष का पर्यायवाची होता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। जो आपका व्योम होता है वह आपका अंतरिक्ष का पर्यायवाची होता है। तो वीडियो के बीच में या वीडियो के अंत में हमने आपको एक क्वेश्चन का टेस्ट दिया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो उस क्वेश्चन को देखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ऑप्शन है खड़ी बोली, जयपुरी, ब्रजभाषा या कन्नौजी। तो बताइएगा, आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर प्रदेश की कौन सी भाषा नहीं है। ऐसी कौन सी भाषा है जो आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो कौन सी भाषा हो जाएगी? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाता है जयपुरी। जयपुरी जो भाषा है वह आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली ही जाती। तो विकल्प बी को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। तो बात करते हैं जयपुरी। जयपुरी भाषा जब उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती तो फिर कहाँ पर बोली जाती है? तो जयपुरी भाषा आपकी राजस्थान वाले क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? आपके राजस्थान वाले क्षेत्र पर जयपुरी भाषा बोली जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? आपको बताना होगा कौन सा शब्द ऐसा है जो आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। 4 विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। आपको बताना होगा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत कौन सा शब्द आता है। तो बताइएगा जल्दी से जल्दी। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को यानी वीणा पाणी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो वीणा पाणी आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। बात करते हैं लाल पीला। लाल पीला किस समास के अंतर्गत आ जाता है? तो लाल पीला, लाल और पीला तो द्वंद्व की स्थिति पैदा हो गई ना। तो लाल पीला आपका द्वंद्व समास में आता है। किसमें? लाल पीला आपका द्वंद्व समास में आता है। बात करते हैं विधाभास से।
विद्याभास, तो विद्या का भास मतलब विद्या को भास करने वाला, विद्या को भास मतलब अपने अंदर आकर्षित करने वाला कौन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है, विद्याभास में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। लाल पीले में आपका द्वंद्व समास होता है। और बात करते हैं दो माता का, तो दो माता में कौन सा हो जाएगा, तो दो माता में आपका अपादान तत्पुरुष समास होता है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक बार से बता दूं, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज के क्वेश्चन सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 13 स्वर, 11 स्वर, 10 स्वर या 12 स्वर। तो बताइएगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में आपके स्वरों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अगर आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो हिंदी वर्णमाला में आपके स्वरों की संख्या होती है 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में आपके 11 स्वर होते हैं। बात कर ली जाए कि मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मात्रा के आधार पर आपकी स्वरों की संख्या 10 होती है। यहाँ से आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जैसे ये पूछा गया है स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या आपकी कितनी 11 होती है। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कुल स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो 13 होती है। मात्रा के आधार पर स्वर पूछ लिए जाए तो मात्रा के आधार पर आपके 10 होते हैं। बात कर ली जाए कि स्त्रीलिंग स्वर कौन से होते हैं, तो स्त्रीलिंग स्वर आपके छोटी, बड़ी ऊ, बड़ी ई और ऋषा ऋषि, 3 ये आपके स्त्रीलिंग शब्द स्वर होते हैं। और जो बाकी बचे आपके 10 स्वर वह आपके पुल्लिंग होते हैं। तो इन बातों को भी इनके साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्त्रीलिंग स्वरों की संख्या बताइए, तो स्त्रीलिंग स्वर कितने होते हैं, तो आपके स्त्रीलिंग स्वर आपके 3 स्वर हो जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपको बताना होगा संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है, फ, श्र, त्र या त्र। बताइएगा इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं हो जाता है, तो फ आपका सही जवाब हो जाएगा। फ आपका संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो विकल्प ए को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एक मुहावरा पूछा गया है। क्वेश्चन में है, दूर के ढोल सुहावने लगना। दूर के ढोल सुहावने लगना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन है, परनिंदा अच्छी लगना, ढोल की ध्वनि दूर से अच्छी सुनाई पड़नी, अनदेखी वस्तु का को भाना या कानों सुनी बातों पर विश्वास करना। तो बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिएगा समझिएगा, चारों विकल्पों पर थोड़ा सा जोर दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही हल्का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। तो बताइएगा, दूर के ढोल सुहावने लगना, दूर के ढोल सुहावने लगना, इसका सही जवाब क्या हो जाता है, तो इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाता है कि अनदेखी वस्तु को भाना। मतलब दूर के ढोल सुहावने लगते हैं और जब आपके पास में आ जाते हैं तो वे वो उनकी आवाज़ आप नहीं सुन पाते हैं। तो इसी का मतलब है कि अनदेखी मतलब अनदेखी वस्तु को भाना आपके दूर के ढोल सुहावनों का क्या हो जाता है, सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। बताइएगा, लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन है, लज्जित होना, बीमार होना, बहुत गुस्सा होना या बहुत प्रसन्न होना। लाल पीला होना बताइएगा मुहावरे का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो लाल पीला होना मुहावरे का आपका सही जवाब क्या हो जाता है, तो इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है बहुत गुस्सा होना। जैसे आपने किसी को कुछ कह दिया और उसने आप कहते होंगे कि भाई तू तो एकदम से ही लाल पीला हो गया, तू तो एकदम से ही लाल पीला हो गया। तो मतलब क्या है, तू एकदम से ही गुस्सा हो गया। मतलब कोई आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई बहन है, उससे आप थोड़े से बोल जाओ, तेज आवाज़ में बोल जाओ तो वह गुस्सा हो जाता है। तो आप उससे कहते हो ना कि भाई तू तो लाल पीला हो गया, तो क्या हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। तो सी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल करेक्ट चुना था। तो सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। यह सम्मात्रिक छंद है। प्रथम और द्वितीय चरण में तुक समान होता है, तो वह कौन सा छंद है। चौपाई, दोहा, सोरठा या उल्लाला। बताइएगा, 4 विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और एक सम्मात्रिक छंद भी है और प्रथम और द्वितीय चरण में तुक मिलते हैं, तो कौन सा समास हो जाएगा। तो इसमें आपका
चौपाई चौपाई छंद को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा छंद हो जाता है इसमें? चौपाई छंद आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं दोहे की। किसकी? दोहे की। तो दोहे की विशेषता क्या है? दोहे की आपकी 13 कितने? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं? 11 मात्राएं आपकी किस में होती है? दोहे में होती हैं। बात करते हैं सोरठे में। तो सोरठे में आपकी क्या होती हैं? सोरठे में आपके पहले और तीसरे चरण में कितनी? 11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 13 मात्राएं। और सोरठा कैसा होता है? अर्धमात्रिक। क्या होता है? अर्धमात्रिक, अर्धसम्मात्रिक छंद होता है। बात करते हैं उल्लाला छंद में। तो उल्लाला छंद में आपकी कितनी मात्राएं होती हैं? उल्लाला छंद में आपकी 28 मात्राएं होती हैं, और 15 और 13 पर यति होती है। किस पर? 15 और 13 पर यति होती है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना, कि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए, इस क्वेश्चन को आपको नोट करना था। आपका अगला क्वेश्चन है काशी का आसी। काशी का असी किसकी रचना है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना होगा। काशी की का असी किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह की, भगवान दास मोरवाल की, गोविंद मिश्र की, या संदीप लोटिलकर की? बताइएगा। काशी का असी, जो काशी का असी है वह आपकी किसकी रचना है? तो आपने कौन से विकल्प को सेलेक्ट किया है? बताइएगा, आपने कौन से विकल्प को सेलेक्ट किया है? तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। काशीनाथ सिंह की रचना है। तो ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं भगवान दास मोरवाल की। भगवान दास मोरवाल का एक प्रमुख आपका उपन्यास है। क्या है? एक प्रमुख उपन्यास है जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा? काला पहाड़। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काला पहाड़ किसका उपन्यास है? तो काला पहाड़ आपका भगवान दास मोरवाल का उपन्यास है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। और आपसे एक उपन्यास पूछ लिया जाता है गोविंद मिश्र का। गोविंद मिश्र का क्या एक अभ्यास है? कोहरे में कैद रंग। कोहरे में कैद रंग कौन सा है? कोहरे में कैद रंग जो है आपका गोपाल मिश्र का उपन्यास है। यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा? कोहरे में कैद रंग बहुत ज़्यादा आपसे पूछ लिया जाता है। किसका उपन्यास है? तो यह है गोविंद मिश्र का। और भगवान दास मोरवाल का कौन सा हो जाएगा? काला पहाड़। तो यह इन दो बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये दोनों बातें या दोनों उपन्यास आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? बहुत ही ज़्यादा इन दोनों बातों को आपसे पूछ लिया जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द चुनिए। जो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पत्रहीन, प्रपण, अपण या अर्पणा? बताइएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको आप क्या कहोगे? तो उसको आप क्या कहोगे? उसको हम अपत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको हम अपत्य कहते हैं। अधिकतर जो बच्चों ने चुना होगा वह इसमें विकल्प ए को चुना होगा, पत्रहीन, जो कि आपका बिल्कुल ही गलत जवाब हो जाता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहाँ पर एक क्वेश्चन को अपने खो बैठते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको हम अपत्र कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसमें सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? बताइएगा। 4 विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब। अध्यक्ष का में जो उपसर्ग है कौन सा हो जाएगा? अध्यक्ष। तो जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे हैं। जिन बच्चों ने भी अधि को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो अध्यक्ष में आपका क्या हो जाएगा? अध्यक्ष में आपका जो उपसर्ग हो जाता है वह आपका अधि हो जाता है। तो ए विकल्प की ओर जाने वालों बच्चों का सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है समिति शब्द का बहुवचन है। समितियाँ, समितियाँ, समितियाँ या समितियों? बताइएगा। समितियाँ। चारों विकल्प आपके एक से लग रहे होंगे, आपको बताना होगा समिति का बहुवचन है। देख लो, थोड़ी सी यहाँ पर भी है, इनको भी ध्यान में रख लो। कभी आप सोचो कि एक से ही है सभी ये तो आपको इनमें चुनना होगा समिति का जो बहुवचन है वह आपका कौन सा है। तो समिति का बहुवचन कौन सा हो जाता है? बताइएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो समिति का आपका बहुवचन हो जाएगा समितियाँ। क्या हो जाएगा? समितियाँ। तो ध्यान में रखना होगा
यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दोनों छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर एक बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पर भी एक बड़ी ई की मात्रा है। तो समितियों में आपकी दोनों छोटे ई की मात्रा होती हैं। तो ए विकल्प में जो लिखा गया है वह बिल्कुल सही लिखा गया है। तो ए विकल्प वाले को आपको चुनना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते। आपका अगला क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। बताइएगा चौराहा, चौराहा में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो कौन सा समास हो जाता है चौराहा में आपका? तो चौराहा में आपका द्विगु समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है? द्विगु समास। चौराहा चार राहों का समूह। कौन सा? चौराहा चार राहों का समूह आपका चौराहा हो जाता है। बात करते हैं तत्पुरुष समास के उदाहरण की। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण कैसा हो जाएगा आपका? जैसे लाल और पीला, ऐसा क्या हो जाएगा? जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था लाल पीला, तो लाल पीले में कौन सा हो गया था आपका? द्वंद्व समास हो जाएगा। और बहुब्रीहि समास में कैसा उदाहरण होता है? जैसे हो जाएगा बहुब्रीहि समास में चक्र को धारण करने वाला यानी चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाला यानी चक्रधारी, यह आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन है तीन नगर का नाम बताइए, तीन नगरों के नाम बताइए, तीन नगर का नाम बताइए, तीन नगर के नाम बताइए। तो इनमें से आपको शुद्ध वाक्य चुनना होगा। सही वाक्य इनमें से आपका कौन सा लिखा गया है, इस चीज़ को आपको बताना होगा। तो बताइएगा सही वाक्य कौन सा है? तीन नगर का नाम बताइए। इसमें से आपको सही वाक्य को चुनना है। जो वाक्य आपका बिल्कुल इसमें सही लिखा है वह आपका सही है। तो कौन सा हो जाएगा? तीन नगरों के नाम बताइए। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, या जो बच्चे विकल्प बी को सेलेक्ट करना चाहते थे वे बिल्कुल सही सेलेक्ट करना चाहते थे। आपका अगला क्वेश्चन है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है सामाजिक पत्र में, कार्यकारी पत्र में, व्यक्तिगत पत्र में या पारिवारिक पत्र में। तो परिपत्र जो है वह आपका किस श्रेणी में आता है? तो बताइएगा परिपत्र, परिपत्र आपका किस श्रेणी में आ जाएगा? तो परिपत्र आपका किस श्रेणी में आ जाता है? तो परिपत्र आपका जो आता है वह आपका कार्यालय, जो पत्र होते हैं जो कार्यालय में पत्र यूज होते हैं उन पत्रों में आता है। तो विकल्प बी में आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस संप्रदाय, रस संप्रदाय के आपके प्रवर्तक कौन हो जाते हैं? तो कौन हो जाते हैं? तो जिन बच्चों ने भी भरत मुनि को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो भरत मुनि को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शनों पर मत जाइएगा, क्योंकि ऑप्शनों पर थोड़ा बहुत जो ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। जब हम कॉपी करते हैं ना, तो कॉपी करते समय जब हम प्रैक्टिस सेट देखते हैं और टाइप करते हैं तो उनमें थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। तो यह प्रैक्टिस सेट बी का सी हो जाता है और सी का बी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। तो भरत मुनि की एक प्रसिद्ध रचना है, कौन सी? भारतनाट्यम। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। भरत मुनि की एक प्रसिद्ध रचना है, कौन सी? भारतनाट्यम। यह बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है। और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई थी? तो भरत मुनि ने जो रसों की संख्या बताई थी वह आपकी 8 बताई थी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से लेखक ऐसे हैं या कौन से कवि ऐसे हैं जिन्होंने रसों की संख्या 8 बताई। तो किसने बताई थी? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या आपकी 8 बताई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, वह दीपसका सी संत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। बताइएगा इस वाक्य में आपका कौन सा अलंकार हो जाता है? पंक्ति आपके सामने है, विकल्प भी आपके सामने है। 100 हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा कि वह दीपशिखा सी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो बताइएगा इस वाक्य में आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो कौन सा अलंकार हो जाता है? मालोपमा। कौन सा? मालोपमा अलंकार आपका हो जाता है। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता गोद, चिन्ह, संख्या या अंग। तो अंक क्वेश्चन में पूछा गया है अंक,
मतलब आपको कितने अंक प्राप्त हुए, तो गोद भी सही जवाब हो जाएगा, चिन्ह भी होता है और संख्या भी होती है। तो कौन सा नहीं होता, अंग इसका सही जवाब नहीं होता। तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अधिकतर बच्चों ने जो चुना होगा ना, वह इसमें अंग को ही चुना होगा। अधिकतर बच्चों ने विकल्प डी को ही चुना होगा, तो उन्होंने बिल्कुल सही चुना है कि अंग जो है वह अंक का क्या नहीं होता, अर्थ नहीं होता। आपका अगला क्वेश्चन है, जाति सामाजिक और स्त्रीकरण का एक उदाहरण व्यवसाय है। क्या एक व्यवस्था है जो आपकी जाति, सामाजिक और स्त्रीकरण है। जो स्त्रीकरण है वह आपकी कैसी व्यवस्था है, कैसी है, मानवीकरणीय, क्रमिक, अंतरिक्ष या आदर्श। बताइएगा क्या क्या इसमें आपका, यहाँ पर आपको क्या सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर आपका कौन सा जवाब भरा जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ आप अगर मानवीकरणीय, क्या मानकीय भरेंगे, मानकीय को भरेंगे तो वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है कि जाति सामाजिक स्त्रीकरण एक मानकीय व्यवस्था है। तो ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मैं छुपाना जानता तो मुझे समझता। मैं छुपाना जानता तो मुझे समझता। दिए गए वाक्य का सही चयन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर आपके कुछ रिक्त स्थान दिए होंगे, इसमें टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जैसे आपको मैं छपाना मतलब मैं छिपाना जानता, तो ऐसे कुछ डैश डैश करके इसमें रिक्त स्थान दिए गए थे। थोड़ा सा इस टाइपिंग क्वेश्चन को टाइप करने में आपकी गलती हो गई है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हम ऐसे नहीं बता सकते और न ही जज कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है। गीता प्लस अंजलि, गीतांजलि, गीतान्य, गीतजलि। बताइएगा गीतांजलि, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है, तो बताइएगा। तो जिन बच्चों ने गीतांजलि, गीत अंजलि मतलब गीतांजलि, जो गीतांजलि को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो गीतांजलि यानी विकल्प बी इसमें सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। वाक्य में त्रुटि है, क्या है, सजा दी, मृत्युदंड, चोर को, राजा ने। तो इसमें आपकी त्रुटि क्या हो जाएगा, राजा ने सही जवाब है, चोर को भी, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। तो यहाँ पर आपको आता, राजा ने मृत्युदंड क्या दिया, राजा ने मृत्युदंड की सजा में जो है वह आपकी गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्योंकि दंड तो मृत्यु तो दंड दे दिया है और सजा भी यूज हो रही है, तो यहाँ पर आपका सजा नहीं आता। यहाँ पर आता, राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया। क्या आता, राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया। यहाँ पर आपका सजा शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पर दो बात एक ही साथ हो रही हैं, इसलिए सजा आपकी गलत हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, सतसई निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन है तत्सम, देशज, तद्भव या विदेशज। बताइएगा सतसई, सतसई निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है। तो सतसई किस प्रकार का शब्द है, तो सतसई आपका तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, सतसई आपका तद्भव शब्द है। तो जो बच्चे तद्भव की ओर जा रहे थे, जिन बच्चों ने भी तद्भव को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, नारी इच्छा, नारी इच्छा का संधि विच्छेद वाला शब्द है। नारी प्लस इच्छा, नारी इच्छा, नारी इच्छा या नारी इच्छा, नर इच्छा। बताइएगा नारी इच्छा का जो सही शब्द है वह कौन सा आपका हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाता है, नारी प्लस इच्छा। क्या हो जाएगा, नारी प्लस इच्छा यानी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। तो सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चा गया। इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। भविष्य काल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल। बच्चा गया मतलब बच्चा चला गया, तो कैसा हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाता है। इसमें बच्चा गया मतलब बच्चा चला गया है, तो इसमें कैसा हो जाएगा, सामान्य भूतकाल आपका हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द है, निम्न में जो शुद्ध शब्द है वह आपका कौन सा है। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, बताइएगा। डी विकल्प में शुद्ध लिखा हुआ है, सी विकल्प शुद्ध है, बी विकल्प शुद्ध है या ए विकल्प शुद्ध है। तो आपको बताना होगा इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाता है, तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। हथनी इनमें शुद्ध शब्द हो जाता है, तो सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है मक्खन का तत्सम कौन सा है। मक्खन का तत्सम कौन सा है, विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा और बताइएगा मक्खन का आपका तत्सम कौन सा हो जाता है। तो मक्खन का तत्सम कौन सा हो जाएगा, अधिकतर जो बच्चों ने सेलेक्ट किया होगा वह इसमें माखन को सेलेक्ट किया होगा कि मक्खन का जो तत्सम होता है वह आपका माखन होता है, जो आपका बिल्कुल ही गलत जवाब है। हो गया ना एक क्वेश्चन गलत, थोड़ी सी मिस्टेक करने के कारण हो गया ना एक क्वेश्चन गलत। क्वेश्चन में पूछा गया है तत्सम, तत्सम पूछा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मृक्षण हो जाता है। क्या, मृक्षण इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। मृक्षण आपका तत्सम का क्या है, आपका मक्खन का तत्सम शब्द हो जाता है। तो सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब था। आपका अगला क्वेश्चन है बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। बर्तनी की जो दृष्टि से जो अशुद्ध शब्द है इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका इसमें सही जवाब हो जाता है सरोजनी जो होता है वह आपका अशुद्ध शब्द इसमें हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मण का पर्यायवाची बताओ, जल्दी से जल्दी बताइएगा। नरेंद्र, लोकेश, सुमित्रा पुत्र या लंकेश। तो लंकेश किसका होता है, रावण का। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, लक्ष्मण का पूछा गया है आपसे, लक्ष्मण का पर्यायवाची। तो लक्ष्मण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सुमित्रा पुत्र आपका लक्ष्मण का पर्यायवाची हो जाता है। क्या, सुमित्रा पुत्र, यानी सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम बताइए। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है, क्योंकि वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि एक क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है, तो आपको बताना होगा प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो अवश्य ही हमें क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लक्ष्मण का प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा। तो 4 विकल्प आपके सामने थे, सोचेगा समझिएगा और बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे क्या कहते हैं। दाम, दामोदर, दामाद या दामाद इत्र। तो क्या कहते हैं उसको, उसको हम दामोदर कहते हैं। क्या कहते हैं, दामोदर कहते हैं। तो विकल्प बी को चुनने वालों का जवाब सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है आपको मिश्र वाक्य पहचानना है। विकल्प हैं, पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा। 4 से 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। मिश्र वाक्य आपको बताना है, तो मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी यानी उसके पास जो कुछ था वह खो गया, इसको क्या है आपका मिश्र वाक्य है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। उसके पास जो भी कुछ था वह अब खो गया है, तो इसमें क्या है आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है तुम जाओ सो जाओ वाक्य में जो सोना है कौन सी क्रिया है। तुम जाओ सो जाओ वाक्य में जो सोना है कौन सी क्रिया है। विकल्प सामने शो हो रहे हैं, बताइएगा। तो कौन सी क्रिया हो जाती है, इसमें आपकी अकर्मक क्रिया यानी विकल्प ए सही जवाब हो जाता है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से जल्दी कि लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो लड़का आपकी किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी, तो लड़का आपकी जातिवाचक संज्ञा है। तो सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। तो आज की वीडियो का आपके स्क्रीन पर अंतिम क्वेश्चन था। अगर ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।